कार की खिड़की से पीछे छूटते पेड़ों को देखते हुए निधि की आंखों से बहने वाले आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। ड्राइवर सीट पर बैठे उसके पति विशाल ने एक बार भी उसे चुप कराने की कोशिश नहीं की। वो जानता था कि ये वो सैलाब है जिसे वो बह जाना देना ही बेहतर है। ये आंसू दुख के कम और एक भ्रम के टूटने के ज़्यादा थे। निधि आज पूरे 2 साल के बाद अपने मायके जयपुर गई थी। शादी के बाद ये उसकी पहली लंबी छुट्टी थी। जब उसने अपनी सास सुमित्रा जी से कहा था कि वो एक हफ्ते के लिए माँ के पास जाना चाहती है, तो सुमित्रा जी ने न केवल खुशी खुशी हामी भरी थी, बल्कि उसके बैग में अपनी समधन के लिए बनारसी साड़ी और घर की बनी मठरियाँ भी रखी थी। निधि पूरे रास्ते यही सोचती गई थी कि कैसे वो माँ की गोद में सिर रखकर सोएगी, कैसे पापा के साथ सुबह की चाय पिएगी और अपने छोटे भाई अमन के साथ पुरानी बातों पर झगड़ेगी। उसे लगा था कि वो अपनी थकान उतारने उस जगह जा रही है जिसे दुनिया सुरक्षित पनाह कहती है, मायका। पिछले 48 घंटों ने निधि की रूह को छलनी कर दिया था। जब वो घर पहुंची तो स्वागत तो हुआ, पर उसमें एक अजीब सी औपचारिकता थी। जिस कमरे को वो मेरा कमरा कहती थी, वो अब सोनू का स्टडी रूम बन चुका था। उसकी पुरानी पेंटिंग्स जो उसने दीवारों पे लगाई थी, उतारकर स्टोर रूम में फेंक दी गई थी। अरे बेटा, अब तो तुम पराई हो गई हो, साल 6 महीने में एक बार आओगी। सोनू को जगह की जरूरत थी, इसलिए हमने सोचा कि खाली कमरे का क्या करना है। माँ ने चाय का कप पकड़ाते हुए बड़ी सहजता से कहा था। निधि को बुरा लगा, पर उसने दिल को समझाया कि ये तो होता ही है। लेकिन असली धक्का उसे रात को खाने पर लगा। बातों बात में पापा ने कहा, निधि, सुना है विशाल का प्रमोशन हुआ है, अब तो पैकेज बहुत अच्छा हो गया होगा। जी पापा, सब ठीक है, निधि ने मुस्कुराते हुए कहा। बेटा, दरअसल सोनू अब एमबीए करना चाहता है, फीस बहुत ज़्यादा है। मैं रिटायरमेंट के करीब हूँ, लोन मिलना मुश्किल है। मैं सोच रहा था कि अगर तुम विशाल से बात करके 5-6 लाख का इंतज़ाम करवा देती। आखिर वो भी तो सोनू को भाई मानता है। निधि के हाथ से निवाला छूट गया। ये अभी घर की देहरी पर ही बैठी थी कि पैसों की बात आ गई। उसे याद आया कि शादी के वक्त भी ससुराल वालों ने कोई मांग नहीं की थी, पर उसके पापा ने अपनी इज्जत के नाम पर जो खर्च किया था, उसका ताना वो आज तक उसे देते थे। पापा, अभी हमने घर की ईएमआई शुरू की है। विशाल पर पहले से ही बहुत बोझ है, मैं उनसे कैसे कहूँ? निधि ने धीरे से कहा। तभी माँ, जो अब तक बड़े प्यार से सब्जी परोस रही थी, उनका स्वर बदल गया। अरे, तो हक से मांगना, पत्नी है तू उसकी, या फिर वहाँ तेरी कोई चलती नहीं है? हमने सोचा था बेटी बड़े घर में ब्याही है तो बुढ़ापे का सहारा बनेगी, पर तू तो आते ही हाथ खड़े कर रही है। निधि सुनकर सन्न रह गई। वो सहारा बनने आई थी या सौदा करने? अगली सुबह माहौल और तनावपूर्ण हो गया। सोनू, जिसे वो राखी पर अपनी सेविंग से महंगे गिफ्ट भेजती थी, वो उससे ठीक से बात भी नहीं कर रहा था, क्योंकि उसे पता चल गया था कि दीदी पैसे नहीं दे रही है। हद तो तब हो गई जब शाम को निधि ने अपनी अलमारी में अपनी एक पुरानी डायरी ढूंढनी चाही। माँ ने उसे रोक दिया। निधि, वहाँ सोनू के ज़रूरी कागजात रखे हैं, तुम बार बार चीज़ें इधर उधर मत करो। मेहमान की तरह आई हो, आराम से रहो। मेहमान, ये शब्द निधि के सीने में तीर की तरह चुभा। जिस घर की ईंट ईंट को उसने अपनी हंसी और आंसू से सींचा था, आज वहाँ उसे मेहमान कहा जा रहा था। उसे एहसास हुआ कि मायका तब तक अपना होता है जब तक आप वहाँ के नियमों और उम्मीदों पर खरे उतरते हैं। जैसे ही आप ना कहते हैं, खून के रिश्ते पानी हो जाते हैं। उसने उसी वक्त विशाल को फ़ोन किया और वापस लेने आने को कहा। माँ पापा ने उसे रोकने की खास कोशिश नहीं की, शायद इसलिए क्योंकि उम्मीद का सौदा पूरा नहीं हुआ था। अब कार जब उसके शहर पुणे की सीमा पर दाखिल हुई तो निधि का दिल भारी था। उसे लग रहा था कि अब उसका कोई घर नहीं, मायका अब उसका रहा नहीं, और ससुराल, ससुराल का तो समाज हमेशा दूसरा घर ही कहता आया है, जहाँ बहुएं सिर्फ काम करने और वंश बढ़ाने के लिए होती हैं। उसे एक अजीब से अकेलेपन ने घेर लिया। कार घर के गेट पे रुकी। रात के 10 बज चुके थे। निधि ने सोचा कि सब सो गए होंगे। उसके पास चाबी थी, वो चुपचाप अंदर चली गई। लेकिन जैसे ही विशाल ने गेट खोला, सामने का नज़ारा देखकर निधि ठिठक गई। ड्राइंग रूम की बत्ती जल रही थी। उसकी सास सुमित्रा जी सोफे पर बैठी चश्मा लगाए दरवाजे की ओर देख रही थी। उनके पास सेंटर टेबल पर खाने की प्लेट ढकी हुई थी। आ गए? सुमित्रा जी ने किताब बंद करते हुए राहत की सांस ली। कितनी देर कर दी बेटा, फ़ोन भी नहीं उठाया तुम दोनों ने, मैं कब से चिंता कर रही थी। निधि चुप रही। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा उतरा हुआ था।
उसे डर था कि अगर वो बोली तो रो पड़ेगी। सुमित्रा जी अपनी जगह से उठी और निधि के पास आईं। उन्होंने एक पल के लिए निधि के चेहरे को गौर से देखा। एक अनुभवी माँ की नज़र ने बिना कुछ कहे ही सब कुछ पढ़ लिया। मायके की चमक के बजाय बेटी के चेहरे पर छाई ये वीरानी उन्हें सारी कहानियां बयां कर गई। खाना खाया रास्ते में? सुमित्रा जी ने पूछा। विशाल ने जवाब दिया, नहीं माँ, बस आ ही रहे हैं सीधे। जाओ हाथ मुंह धो लो, मैंने कड़ी चावल बनाए हैं, निधि को पसंद है ना? सुमित्रा जी ने निधि के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। वो स्पर्श वैसा नहीं था जैसा निधि ने सोचा था। वो औपचारिक नहीं था, उसमें एक अपनापन था, एक चिंता थी। निधि वॉश बेसिन पर गई और चेहरे पर पानी की छींटें मारी। उसे याद आया कि मायके में माँ ने पूछा भी नहीं था कि उसे खाने में क्या पसंद है, बस जो बना था वही परोस दिया था। डिनर टेबल पर निधि चुपचाप खाना खा रही थी। विशाल अपने कमरे में फ्रेश होने चला गया था। सुमित्रा जी सामने बैठी उसे देख रही थी। निधि, सुमित्रा जी ने कोमलता से पुकारा। निधि ने नजरें उठाई। जानती हो बेटा, जब एक लड़की की शादी होती है तो उसे लगता है कि उसका एक घर छूट गया है और वो दूसरे घर पे जा रही है। लेकिन सच तो ये है कि लड़कियां अपना घर कभी नहीं छोड़ती, वो अपना घर ढूंढने निकलती हैं। सुमित्रा जी की आवाज़ में एक अजीब सी गहराई थी। निधि की आंखों में फिर से पानी भर आया। सुमित्रा जी ने अपनी कुर्सी खिसकाई और निधि के पास आकर बैठ गई। उन्होंने निधि का हाथ अपने हाथों में ले लिया। मैं नहीं जानती बेटा वहाँ क्या हुआ, और ना ही मुझे जानने की ज़रूरत है, लेकिन तेरी आंखों का खालीपन बता रहा है कि तुझे वहाँ वो नहीं मिला जिसकी तुझे उम्मीद थी। देख निधि, मैं तेरी सगी माँ नहीं हूँ, ना मैंने तुझे 9 महीने पेट में रखा, लेकिन जिस दिन तू इस घर की देहरी लांग कर अंदर आई थी, उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि ये घर अब मेरा नहीं तेरा है। निधि सिसकने लगी। माँ जी, मुझे लगा था मायका ही सब कुछ होता है, किसी को मेरी परवाह नहीं थी। मेरा कमरा, मेरी चीज़ें, सब कुछ पराया हो गया। सुमित्रा जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। निधि अपनी सास के कंधे पर सिर रखकर फूट फूट के रोई। आज वो बहू नहीं थी, आज वो एक टूटी हुई बेटी थी जिसे एक माँ संभाल रही थी। रो ले बेटा, दिल हल्का कर ले, सुमित्रा जी ने उसकी पीठ सहलाते हुए कहा। पर एक बात याद रखना, खून के रिश्ते नसीब से मिलते हैं, पर दिल के रिश्ते हम खुद बनाते हैं। हो सकता है वहाँ तुझे परायापन मिला हो, लेकिन ये घर, ये दीवारें, ये रसोई, ये आंगन, ये सब कुछ तेरा है। यहाँ तुझे अपनी जगह बनाने के लिए किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है। तू बस तू है और इतना ही काफ़ी है। निधि को महसूस हुआ कि सुमित्रा जी की बाहों में जो गर्माहट है वो उसे जन्म देने वाली माँ की बाहों से कहीं ज़्यादा सुकून देने वाली है। वहाँ अपेक्षाएं थी, यहाँ स्वीकृति थी, वहाँ शर्तें थी, यहाँ समर्पण था। माँ जी, दीदी ने सिसकियों के बीच कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं हमेशा सोचती थी कि ससुराल कभी मायके की जगह नहीं ले सकता। सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए उसके आंसू पोंछे। पगली, ससुराल को मायके की जगह लेनी भी नहीं चाहिए। हर रिश्ते की अपनी जगह होती है, पर हाँ, घर वही होता है जहाँ तेरा मन बिना किसी डर के, बिना किसी मुखौटे के सांस ले सके। अगर तुझे यहाँ सुकून मिलता है तो यही तेरा असली घर है। उस रात निधि अपने बेडरूम में लेटी छत को देख रही थी। निधि ने महसूस किया कि उसके अंदर का तूफान अब शांत हो चुका था। उसे याद आया कि कैसे सुमित्रा जी ने उसके लिए कड़ी बनाई थी, क्योंकि वो जानती थी कि निधि जब भी उदास होती है तो उसे कड़ी चावल पसंद आते हैं। उसे याद आया कि कैसे पिछले महीने जब वो बीमार थी तो सुमित्रा जी ने पूरी रात जागकर उसके माथे पर पट्टियाँ रखी थी। मायके में उसे ये साबित करना पड़ रहा था कि वो एक अच्छी बेटी है, पैसे देकर, झुककर, अपनी इच्छाओं को मारकर। लेकिन यहाँ वो जैसी थी वैसी ही स्वीकार्य थी। सुबह हुई, सूरज की किरणें खिड़की से छनकर अंदर आ रही थी। निधि की नींद रसोई से आती बर्तनों की खनक से खुली। वो जल्दी से उठी और रसोई में गई। सुमित्रा जी चाय बना रही थी। अरे, तू क्यों उठ गई इतनी जल्दी? थोड़ी देर और सो लेती, सुमित्रा जी ने मुस्कुराते हुए कहा। निधि ने जाकर पीछे से सुमित्रा जी को गले लगा लिया और उनके कंधे पर सिर रख दिया। नींद पूरी हो गई माँ जी, अपने घर में नींद बहुत अच्छी आती है। सुमित्रा जी के हाथ ठिठक गए, उनकी आंखों में नमी तैर गई। उन्होंने पलटकर निधि का माथा चूमा। हाँ बेटा, अपने घर में ही सुकून मिलता है। उस दिन निधि ने अपनी पुरानी डायरी में, जिसे वो मायके से नहीं ला पाई थी, एक नया पन्ना जोड़ा। मन के भीतर उसने समझ लिया था कि घर किसी पते या शहर का नाम नहीं है। घर वो जगह है जहाँ आपको अपनी उपयोगिता साबित न करनी पड़े, जहाँ आपको मेहमान नहीं बल्कि हिस्सा माना जाए। जयपुर का वो घर जहाँ उसका बचपन बीता था,
अब एक यादों का एल्बम बन के रह गया था। लेकिन पुणे का ये घर, जहाँ उसे पहले डर और संकोच लगता था, अब उसकी मजबूत जमीन बन गया था। उसने महसूस किया कि रिश्तों के पौधों को खून से ज़्यादा प्रेम और सम्मान के पानी की ज़रूरत होती है। उस शाम निधि ने घर की नेम प्लेट पर लगी धूल साफ की। उस पर लिखा था सुमित्रा विला। निधि मुस्कुराई। उसने मन ही मन सोचा कि यह सिर्फ विला नहीं, उसकी छाँव है। जब वो चाय लेकर बालकनी में बैठी तो विशाल ने पूछा, अब कैसा लग रहा है? निधि ने चाय की चुस्की ली और एक सुकून भरी मुस्कान के साथ कहा, विशाल, पता है लोग कहते हैं बेटी पराया धन होती है, पर मुझे लगता है कि बेटी वहाँ की होती है जहाँ उसे धन नहीं, इंसान समझा जाए। मेरा मायका पराया हो गया, पर देखो ना, मेरी ससुराल आज मेरा घर बन गई। आज उसे रिश्तों की नई और सच्ची परिभाषा मिल गई थी। वो समझ गई थी कि कोख का रिश्ता बड़ा होता है, पर कर्म और मर्म का रिश्ता उससे भी गहरा होता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।